कि हम जब 12 राशियों की अभी बात करेंगे मेष से लेकर के मीन तक, राशि एक होना प्रिडिक्शन का मुख्य आधार नहीं होता है। राशिफल जो विभिन्न चैनल्स पे बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि ये कॉमन है। अब इसको पर्सनल करने के बहुत सारे तरीके भी हैं ज्योतिष में। कॉमन राशिफल के आधार पर कोई प्रिडिक्शन नहीं होता। एक राशि में जितने भी करोड़ों लोग हैं सबका भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता है। जिनका भविष्य देख रहे हैं उनको ये बताइए कि आपका जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठा है उसके आधार पे आपको प्रिडिक्शन देखना है, बोलते नाम से नहीं देखना है। क्योंकि सर आजकल तो क्या होता है कि वो एप्स आ गई हैं, वो एप्स डाउनलोड कर लो। प्रैक्टिस खत्म हो गई है। जो नए ज्योतिषी हैं, जैसे मैंने जब पढ़ाई की तो हमें क्या होता था, पेपर आते थे हमारे, तो उसमें लगभग 70% पार्ट होता था मैथमेटिक्स का, जिसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं हमारी भाषा में। अच्छा। और 30% पार्ट होता था प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का। तो वो ज्योतिष पाखंड है। अरे भाई तूने ज्योतिष पढ़ा है क्या आके कि ज्योतिष क्या है? जो वैदिक कालीन परंपरा चली आ रही है ज्योतिष की, आज तक चल रही है, वो पाखंड कैसे हो गया? और पाखंड होता, कोई भी पाखंड की विद्या जो है ना लाखों साल हजारों साल तक नहीं टिकती। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। लेकिन क्या हो जब आप अभ्यास करते रहे, आप प्रयास करते रहे, फिर भी आपको फल नहीं मिलता? तब हम फलित ज्योतिष या ज्योतिष की तरफ जाते हैं, ये जानने के लिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या हमें सही करना चाहिए। और उसी के लिए आज आपके आगामी 3 वर्ष यानी अभी चलने वाला 2026, 2027 और 2028 किस प्रकार रहेगा, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंसेस, किस प्रकार से इन सब क्षेत्रों में आपको कदम उठाने चाहिए, उसके लिए आज दिव्य संकेत में हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे मेहमान से जो इसके लिए आपको सही जानकारी देंगे। तो हम आपको मिलाते हैं सुधाकर पुरोहित जी, ज्योतिषाचार्य जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य संकेत में। नमस्कार सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आगामी 3 वर्ष हैं जी, 2026, 2027 और 2028 जी, ये आसपास जिस तरीके का माहौल है दुनिया के अंदर, फाइनेंस को लेके, राजनीति को लेके, करियर को लेके, उसके लिए लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। तो आप इतनी बढ़िया फील्ड में हैं ज्योतिषाचार्य की, तो आपसे हम ये राय लेना चाहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर प्रकाश डालिए कि किस प्रकार से आगामी 3 वर्ष लोगों के लिए अच्छे होंगे। जी। और जब हम ये सोचते हैं तो उसमें एक प्रश्न भी आता है कि लोग तो करोड़ों हैं जी, और सबके नाम, सबकी राशियां वो लगभग मिलती जुलती हैं। तो जो हम राशिफल सुनते हैं, जो राशिफल पढ़ते हैं, उसका क्या सबके जीवन पे एक ही असर पड़ता है, एक ही आधार होता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है कि एक ही राशि के बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या सबका भविष्य एक जैसा हो सकता है क्या, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और एक आम व्यक्ति के दिमाग में भी ये बात आती है कि मेरा नाम भी मान लीजिए ऐसे है, उसका नाम भी ऐसे है, तो दोनों का भविष्य एक जैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जो जितने भी चैनल्स पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे, पॉडकास्ट पे बहुत सारे राशिफल्स आते हैं, तो कैसे हो सकता है? तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि देखो, राशि एक होना प्रिडिक्शन का मुख्य आधार नहीं होता है। राशिफल जो विभिन्न चैनल्स पे बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि ये कॉमन है। अब इसको पर्सनल करने के बहुत सारे तरीके भी हैं ज्योतिष में। कॉमन राशिफल के आधार पे कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि हम जब 12 राशियों की अभी बात करेंगे मेष से लेकर के मीन तक, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए भी पहला तो यह है कि मेष राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो अश्विनी वालों का भविष्य अलग होगा, भरणी वालों का, कृत्तिका वालों का अलग होगा। फिर बात आती है पर्सनल की कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह कैसे हैं, आपका जो है भिन्नाष्टक एक वर्ग होता है, उसमें कितने मेष राशि में जो ग्रह आएंगे, कितनी रेखाएं उनको मिल रही है। कोई ग्रह यहाँ अशुभ होगा आपके लिए, कोई शुभ होगा। और ट्रांजिट जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल में बदलता है, गुरु लगभग 1 साल में, राहु 1.5 साल में। तो ये एक जैसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नक्षत्र भी अलग अलग होता है। फिर आपका लग्न कुंडली क्या है? 12 लग्न की कुंडली होती है ना, जैसे आपका चंद्र कुंडली है वैसे ही लग्न कुंडली होती है। तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर होता है। ये दूसरा रीजन है। फिर तीसरा रीजन होता है अष्टक वर्ग। फिर आपकी व्यक्तिगत चीजें भी, आपकी दशा क्या है, ग्रह आपकी जन्मपत्री में कैसा बैठा है, ये मिलके बनता है प्रेडिक्शन। क्योंकि हम जब इसको किसी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं
तो सारा तो एक साथ कोई व्यक्ति बता नहीं सकता है। तो ज्योतिषी नॉर्मली क्या करते हैं, केवल राशिफल बताते हैं, और वो भी मतलब ऊपर ऊपर का। तो आप ये समझिए कि 100 में से 3 या 4% सूचना आपको मिल रही है सतही तौर पे। बिल्कुल, तो उसके आधार पे आप जो है डीप में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी जो ये दुविधा थी, जब हमने अपना चैनल शुरू किया था, मेरा जो है वो ज्योतिष डिविनेशन एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित मेरे नाम से भी एक चैनल है, जयपुर पंडित जी भी हमारा एक चैनल है, और डिविनेशन टॉक्स जो है हमारा खुद का पॉडकास्ट चैनल भी है, जहां पर हम भविष्य कथन की बहुत सारी विधियों पर चर्चा करते हैं। तो हमने क्या किया कि वहां पर यह बताया कि आपकी राशि ये है, इसके आधार पर प्रेडिक्शन है। फिर हम नक्षत्र की वहां बात करते हैं, हम लग्न की भी वहां बात करते हैं, और हम उसके बाद में भिन्नाष्टक वर्ग भी आपको समझाते हैं। मतलब पहले कॉमन राशिफल हम बताते हैं और उसको पर्सनल करने का तरीका भी हम बताते हैं। तो वहां आप देखेंगे, कोई भी देखेगा आकर के, आपके जैसे आपके दर्शक भी चाहे हमारा चैनल में जाके देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको वहां पर राशिफल मिलेगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा था ना, उसका उत्तर यह है कि नहीं, एक राशि में जितने भी करोड़ों लोग हैं, सबका भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता है। ये जो है आपको आंसर हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जी, धन्यवाद सर। सर, जब हम बात करते हैं कि सबके राशिफल एक नहीं होता, तो एक और प्रश्न आता है कि जब नाम कई लोगों के सेम होते हैं या सेम नाम से राशि होती है जी, अब वो भी अपना काम कर रहे हैं, अपने कार्य को पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से कर रहे हैं लग्न के साथ, अब लेकिन दोनों की राशि सेम है, दोनों का राशिफल कहीं ना कहीं मैच करेगा, लेकिन अपने हिसाब से दोनों मेहनत कर रहे हैं, तो फिर किसको ज्यादा लाभ होगा या किसको हानि ज्यादा हो सकती है, वो कैसे निर्धारित करते हैं? इसको निर्धारित करने का सबसे मुख्य तो यह है कि आप सबसे पहले डेटा चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो एक ही नाम के व्यक्ति हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक जैसी कंपनी का बिजनेस करते हैं, दोनों कॉम्पिटिटर है, तो वैसे तो आपके जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे राशिफल बताने वाले आ गए, उनके हिसाब से तो दोनों का भविष्य एक जैसा, दोनों जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको इसका पहले आंसर दिया था, वो तो देखेंगे। इसमें एक चीज और देखनी है, मैं आपको बता दूं कि 60 से 70% लोग राशि ही गलत देखते हैं। वो कैसे देखते हैं कि कई लोग तो राशिफल देखते हैं, जैसे मेरा नाम है सुधाकर पुरोहित, मेरी कुंभ राशि है, लेकिन जन्म पत्री में मेरी कुंभ राशि नहीं है, मेरी मकर राशि है। हाँ। मैं अगर राशिफल देखूंगा तो मेरा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र है, तो मैं उसके आधार पे देखूंगा। तो वो जो दो नाम है वो बोलते नाम है। जन्म पत्री के नाम क्या है, वो जरूरी नहीं है कि उनके वही जन्म पत्री वाले नाम हो। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें वो कि जिनका भविष्य देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि आपका जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है और जिस नक्षत्र में बैठा है, उसके आधार पे आपको प्रेडिक्शन देखना है, बोलते नाम से नहीं देखना है। दूसरी गलती क्या करते हैं लोग, लग्न के आधार पर देखते हैं। मैं बताऊं आपको कि लग्न के आधार पर प्रेडिक्शन देखा जाता है, कारक ग्रह देखे जाते हैं, शुभ अशुभ रंग देखा जाता है, रत्न का निर्धारण होता है। लेकिन जो आकाश में ग्रह घूम रहे हैं वर्तमान में, यानी राशिफल जिसे हम कहते हैं, ट्रांजिट फल कहते हैं, वो कभी भी लग्न के आधार पर नहीं देखे जाते। वो देखे जाते हैं चंद्र कुंडली या चंद्र आपका जो मून साइन है उसके आधार पे। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, मतलब मैं कहूं कि हो सकता है आप भी करते हो क्या, कि सन साइन जो फॉरेन की एस्ट्रोलॉजी वाला सन साइन है वो मानते हैं। वो चलता है सायन सूर्य की गति के आधार पे, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, हमारा नहीं है। उसमें क्या होता है कि जैसे 20 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक मेष राशि होती है, फिक्स है। ऐसे 12-12 महीने बढ़ाते जाइए, एक एक राशि आगे बढ़ाते जाइए। तो जो सायन सूर्य परिवर्तित होता है वो 20, 21, 22 के आसपास परिवर्तित होता है, तो उसके अनुसार वो राशिफल देखते हैं। हमारे वाला भी, अरे भाई हम तो जो है यहाँ पर मून साइन वाला राशिफल बना रहे हैं, हमें उससे क्या मतलब है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वालों की, देखो आप जाके, हमारे तो वैदिक भारत में 90 या 100% लोग जो राशिफल बना रहे हैं वो चंद्र कुंडली के आधार पे ही बनाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। करोगे फिर बोलोगे कि जो हमारे प्रेडिक्शन मैच नहीं करता है। आपको अपना जन्म पत्री में प्रेडिक्शन देखना है। जो आपने प्रश्न किया था क्यों दो लोगों का भविष्य एक जैसा नहीं होता, तो उसका एक ही तरीका है कि अपनी जन्म राशि देखो। अब यहाँ एक बात और आती है कि हो सकता है वो दो कॉम्पिटिटर की जन्म राशि भी एक हो, जन्म नक्षत्र भी एक हो। तब क्या होगा, तब भाई उनकी जन्म पत्री भी तो है, उनकी दशा क्या चल रही है, वो सारी बातें भी यहाँ पर मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर के दो लोगों का भविष्य एक जैसा क्यों नहीं होता, उसका ये आंसर बहुत सारी कैलकुलेशंस और बहुत सारा गणित है। ज्योतिष तो है ही मैथमेटिक्स, गणित निकली। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 11th से ज्योतिष है, और हमें 11th में क्या पढ़ाया था, बीज गणित, रेखा गणित, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है मैंने। अब बताइए मुझे, हमें जब मैं 11th 12th में आया था
तो हमारे करीबन ये 8 या 9 बुक्स पढ़ी थी मैंने एस्ट्रोलॉजी की, जो 11th-12th में चलती जी। थी। उसमें से 50% बुक्स तो प्योर ओनली मैथमेटिक्स, लीलावती एक बहुत फेमस बुक है भास्कराचार्य जी की, वो थी हमारे कोर्स में। बीज गणित थी, रेखा गणित थी। अब जब मैं उसमें आया बीए, जिसे हमारे यहाँ शास्त्री कहा जाता है, तो हमारे वहां पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई, क्योंकि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानूंगा तो मैं किसी भी स्थान का सूर्योदय कैसे निकालूंगा। तो देखिए ज्योतिष तो है मैथमेटिक्स। अभी आज के जितने भी लोग राशिफल बता रहे हैं, उनको एक प्रश्न पूछ लो आप मैथमेटिक्स का, वो देखेंगे अच्छा ये ज्योतिष का पार्ट है। उनको यही नहीं पता मैथमेटिक्स में ज्योतिष और मैथमेटिक्स सेम है। और यही वैदिक गणित निकल के आज जो है इसका आधुनिक रूप आया है। आप वैदिक गणित का आपके बारे में बहुत सुना होगा, वही सब प्राचीन में ज्योतिष का एक पार्ट हुआ करता था। क्योंकि सर आजकल तो क्या होता है कि वो एप्स आ गई हैं, वो एप्स डाउनलोड कर लो। प्रैक्टिस खत्म हो गई है। जो नए ज्योतिषी हैं, जैसे मैंने जब पढ़ाई की तो हमें क्या होता था, पेपर आते थे हमारे, तो उसमें लगभग 70% पार्ट होता था मैथमेटिक्स का, जिसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं हमारी भाषा में। अच्छा। और 30% पार्ट होता था प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का। तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी तो हमारे लिए गौण थी, मतलब मुख्य नहीं थी। मुद्दा था हमें गणित सीखनी थी। जो एप्स आप चलाते हैं आज, उनको यही पता नहीं है साधन कैसे हो रहा है। आप मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा लग्न साधन कैसे होता है, सूर्योदय कैसे निकाला जाता है, ग्रह राशि चेंज कर रहा है, ग्रहण क्यों होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, राहु केतु क्या होता है। ये जो मूलभूत जो प्रश्न है ना, जब तक आप उनको नहीं जानेंगे, जड़ को नहीं जानेंगे ना, तब तक उस पेड़ के नेचर को, उसकी ताकत को कैसे पहचानेंगे। ऐसे ज्योतिष की जड़ है उसकी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो चाहे कितने ही प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मूल सिद्धांत जो है बिल्कुल वो बात होना बहुत जरूरी है। जी। तो सर यही चीज एक्चुअली क्या है कि लोग बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही इसका अंदाजा नहीं है। उन्होंने पढ़ा होगा तो बताएंगे ना, यही चीज। तो सर अगर हम ये समझें कि ज्योतिष जो है वो साइंस है, तो कई सारे लोग ये बोल देते हैं कि ज्योतिष तो लक है और मेरा ग्रह खराब है और ये नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखो, भविष्य कथन केवल ज्योतिष से नहीं होता, भविष्य कथन की तो अनेक विधियां हैं। अभी हम डिविनेशन टॉक्स जो हमारा पॉडकास्ट चैनल लेके आए हैं, डिविनेशन मतलब होता है भविष्य कथन की विधियां। तो ज्योतिष अकेला नहीं है, भविष्य कथन की तो तमाम विधियां, 30-40 विधियां तो हम अब उसमें बताने वाले हैं, जिसमें से 10 तो शायद बता भी चुके हैं। तो मुद्दा यह है कि ज्योतिष को लोग सिर्फ भविष्य कथन के तौर पे देखते हैं। ज्योतिष तो एक बहुत बड़ा विषय है, वेदों का नेत्र उसे कहा गया है, वेदांग है वो। तो वेदांग का ही एक छोटा सा पार्ट प्रेडिक्शन है, लेकिन प्रेडिक्शन भी व्यक्ति तब कर पाएगा ना कि जब वो जाके उसके रूट में गहराई से उसको स्टडी करेगा। आप जो है आज की तारीख में जो ज्योतिष के छोटे छोटे से जानकार या जानकार भी नहीं, जो अपनी मार्केटिंग दुकानदारी कर रहे हैं, उनको देख के आप ज्योतिष को गोले थोड़ी दे सकते हो। ज्योतिष को आपको समझना है। मैं देखता हूँ दुनिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, नाम तो क्या लेना किसी का, तो वो ज्योतिष पाखंड है। अरे भाई, तूने ज्योतिष पढ़ा है क्या आके कि ज्योतिष क्या है? जो वैदिक कालीन परंपरा चली आ रही है ज्योतिष की, आज तक चल रही है, वो पाखंड कैसे हो गया? और पाखंड होता, कोई भी पाखंड की विद्या जो है ना, लाखों साल हजारों साल तक नहीं टिकती सर। अगर पाखंड होता तो कब का ही खत्म हो गया होता। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? देखो, मैं यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि भाई भतीजावाद में यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर आ चुके हैं जिनको खुद ज्योतिष नहीं आता। वो हमें क्या पढ़ाएंगे ज्योतिष? जो ऊपर से ही ज्योतिष को खत्म किया जा रहा है। न विद्वान बचे हैं ज्योतिष पढ़ाने वाले। बातें होती है कि हाँ फलाने 100 साल पहले वो विद्वान थे, वो जानते थे ज्योतिष क्या होती है। उस पर रिसर्च हो, प्रॉपर लोग आए। भाई भतीजावाद में गलत लोगों को भर लिया गया, वो ज्योतिष पढ़ाते नहीं है। इसलिए हमारी परंपरा से, हम लोग परंपरा के लोग हैं, तो परंपरा से एस्ट्रोलॉजर्स क्यों नहीं आ पा रहे? उसका रीजन क्या है कि परंपरा में ही दीमक लग चुका है। वहां पर ज्योतिषी तैयार ही नहीं किए जा रहे हैं, तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए फर्जी लोग आ गए हैं और वो ज्योतिषी बन गए। लेकिन कोई नहीं, ईश्वर किसी न किसी को भेजता है, एक व्यक्ति को चुनता है कि ये व्यक्ति जाके इस विषय का उद्धार करेगा। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि ईश्वर जो है, उन्होंने मुझे अगर कोई मौका दिया है कि मैं आज आपके पॉडकास्ट पे आया हूं या किसी भी पॉडकास्ट पे जाता हूं, तो जाके ज्योतिष की रियल बात हम बताएं, हम अपने सोशल मीडिया में अपने चैनल्स के जरिए जो है रियल बात दुनिया के सामने रखें। बिल्कुल सर। लेकिन सर इतनी बेबाकी से कोई ज्यादा बोल नहीं पाता है, क्योंकि हर कोई सत्य को इतनी बेबाकी से सामने नहीं रख पाता है जिस तरीके से आपने रखा है। और इस वजह से आप रख पा रहे हैं क्योंकि आपने अध्ययन किया है। बिल्कुल, आपके पास वो विद्या है जो गुरुकुल परंपरा से चली आ रही है हमारी आज तक, इसीलिए वो हम उस विद्या का आज भी आदर करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे एप्स के ऊपर वो कहते हैं फ्री कंसल्टेशन है और ये है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि विद्या का अनादर हो रहा है। ये ज्योतिष जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर में इनकम का एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया है।
आपको पता है कि भारत में जब कोई क्षेत्र इनकम देने लगता है, जैसे दूध देती गाय होती है तो हर आदमी उसका दूध दूहना चाहता है, तो वैसे ही ज्योतिष दूध देती गाय होगी। अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि एक मुंबई की बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जो है, उन्होंने भी अपना जो है ज्योतिष का ऐप ओपन कर लिया है। अभी तक तो कुछ IITians और ऐसे ही लोग आ रहे थे इस फील्ड में, लेकिन अच्छी बात है, हमें लाभ है। लोगों को ये तो पता पड़े कि फर्जी कौन है, रियल कौन है। अच्छी बात है, हमें लाभ होगा। आपका ही पॉडकास्ट में कर रहा हूँ, शायद कोई देखेगा तो उसे पसंद आएगा कि आज मेष से लेके मीन के हम 3 साल का राशि वर्ष का जो चर्चा करेंगे वो कितनी सार्थक है और क्यों है, उसके रीजंस भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जी। और सर, अगर आपसे कोई निजी परामर्श लेना चाहता है या आपसे संपर्क करना चाहता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है? हमारे जितने भी चैनल्स आपको बताएं, एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित है, ज्योतिष डिविनेशन है, जयपुर पंडित जी है, हम सब पे हमारा नंबर मेंशन है। आप जाके वहाँ सर्च, मेरे नाम से भी आप सर्च करेंगे, मैंने लगभग 15 के आसपास बुक्स लिखी हैं, तो मेरी काफ़ी जानकारी गूगल पे मिलेगी। और आप भी अपने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सुधाकर जी, जो सबसे सर्वप्रथम प्रश्न था मेरा कि 3 साल का राशिफल हम जानने की बात कर रहे हैं। आमतौर पे लोग एक ही साल का बताते हैं, जैसे शुरू के साल में बताया कि जी इस राशि का ये, इस राशि का ये। अब 12 राशियां हैं, हर एक का जिस प्रकार से आपने बताया कि उनके ग्रह की दशा अलग हुई, ट्रांजिट अलग हुआ, लगन जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग वो अलग तरीके से उसको पढ़ा जाएगा, उसका निर्धारण किया जाएगा, फिर बताया जाएगा। तो 3 साल का राशिफल क्या निकालना ये संभव है? देखो, जब हम 3 साल की या 10 साल की बात करते हैं तो आपको बताऊं 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में से सूर्य 1 महीने एक राशि में जो है ट्रांजिट करता है, मतलब वो एक अगली राशि में चला जाता है 1 महीने बाद में। चंद्रमा मात्र 2.25 दिन में, मंगल लगभग 45 डेज में, बुध 22 डेज में, शुक्र 25 डेज में, ये एवरेज है, कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है। गुरु लगभग 13 महीने में, 13 मंथ में, और शुक्र का मैंने आपको बताया शनि 2.5 साल में, और राहु केतु 1.5 ईयर, 1.5 साल में। अब हम जब 3 साल की या 10 साल की प्लानिंग की बात करते हैं तो हम जो है केवल यहाँ पर 4 ग्रहों को महत्व देते हैं। राहु केतु को एक ही मान लेते हैं तो 3 ग्रह मान लेते हैं कि गुरु, शनि और राहु केतु, हम इनकी बात करते हैं। और ये लॉन्ग टाइम पे आके आपकी राशि में बैठ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेष राशि वालों को मीन, मेष जो कुंभ, मीन और मेष, इनको 7.5 चल रही है। अब वो 7.5 लॉन्ग टाइम चलेगी, तो अब 3 साल की प्लानिंग करेगा कोई व्यक्ति, जैसे मेष राशि वाला व्यक्ति है तो उसको अभी 7.5 स्टार्ट हुए, जस्ट अभी 1 साल अब होगा मार्च में, तो प्लानिंग करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि ये शनि मुझे तब तक दिक्कत दे सकता है, तो मैं सावचेत रहूं। तो हम तो आपको ये बताने 3 साल के जरिए ये बता सकते हैं कि भाई आपको ये 3 साल में सावधानियां रखनी है, ये बड़ा पॉइंट होता है। इसलिए आपको ये जो है पॉइंट देखना चाहिए कि 3 साल में मेरा आने वाला समय कैसा और मैं कैसी प्लानिंग कर सकता हूँ। जैसे विवाह करना हो, कोई बड़ा बिजनेस करना हो, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ना, इनका गहरा इंपैक्ट होता है। बृहस्पति 13 महीने के लिए आता है। जब बृहस्पति पॉजिटिव होता है तो शानदार फल देता है, और नेगेटिव होता है तो बहुत बुरी दिक्कत देता है। राहु अष्टम में आके बैठ जाए तो एकदम छक्के छुड़ा देता है, इंसान की दिक्कत कर देता है। तो और वही तीसरे, छठे, 11वें घर में आ जाए तो बहुत शानदार फल देता है। तो ये लॉन्ग टाइम के फल है। तो ये इनको कैसे मैनेज किया जाए, ये जो है ना एक बहुत बड़ी आर्ट है। तो हम जो भी, मैं नहीं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष रियल में जिसने पढ़ा है, अगर वो 3 साल 10 साल की बात करेगा तो वही नहीं ग्रहों को पकड़ेगा, क्योंकि बाकी ग्रह तो मंगल उसके बाद जाते हैं तो 45 डेज में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। ऐसा सर, अभी जिस तरीके से आपने बात करी तो कई बार लोग जो होते हैं वो सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड अपने देखना चाहते हैं राशिफल, लेकिन जब आपने बात करी तो उसमें ऐसा समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है वो मार्गदर्शन ज्यादा दिखाता है आप। बिल्कुल। तो वो किस तरीके से समझाया जाए लोगों को, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है कि बस मुझे बता दीजिए। इसके लिए आप अपना जन्म पत्रिका जब दिखाते हैं तो उसमें आपका क्वालिटी है, आपके अंदर जो है क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मेष राशि का अभी प्रेडिक्शन बताना शुरू करूंगा, तो वो सभी मेष राशि वालों के लिए एक जैसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लग्न क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, ये बेसिक जानकारी है। अगर आप थोड़ा भी अपना भविष्य जानने में रुचि रखते हैं तो अपने बारे में जो बेसिक जानकारी है वो तो पता होनी चाहिए कि भाई मेरी मेष राशि है, मेरा ये अश्विनी, भरणी, कृतिका में से ये नक्षत्र है, ये मेरा लग्न है, और भिन्नाष्टक वर्ग मत देखो आप, लेकिन ये 3 मोटी मोटी जानकारियां भी देख लोगे ना तो भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे।
चलिए सर, हम अब अपने दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, तो आपसे विनती है कि हमारे जो आगामी 3 वर्ष हैं जी 2026, 2027 और 2028, जी इन तीनों के अंदर किस प्रकार से अलग अलग राशि का अलग अलग बिल्कुल, मैं लोगों के बताता हूँ ऊपर आपको 12 की 12 प्रभाव राशि पड़ेगा। वाले लोगों को शुरुआत करते हैं। जी सर। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। पहली राशि अराइज इसे कहते हैं। देखो, मेष राशि पे हम मुख्य इन 3 ग्रहों को आधार मानते हैं, राहु, केतु, गुरु एंड शनि। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव खबर दूं तो 2026 मेष राशि वालों के लिए बड़ा गजब का है, क्योंकि राहु और केतु जो है बहुत ही पॉजिटिवली इनको अच्छा जो है फल दे रहे हैं। लेकिन शनिदेव जो है वो 7.5 में इस समय चल रहे हैं, और बृहस्पति जो है वो तीसरे मतलब मिथुन और कर्क राशि में रहेंगे 2026 में। तो वो मिथुन में भी नेगेटिव है और कर्क में भी नेगेटिव है। लेकिन अक्टूबर के मंथ में जब बृहस्पति जो है वो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में जब सिंह राशि में आएंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2026 ऑल ओवर देखें तो मिक्स सा है, मतलब मैं कहूं बहुत शानदार भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। 2026 उनके लिए राहु के वे में अच्छा। राहु क्या करता है 11th हाउस का, कि आप हजारों मुसीबतों में फंसे हो, राहु कहता है मैं बचा के इस व्यक्ति को लाऊंगा। तो राहु मिरेकल है, कोई भी प्रॉब्लम होगी राहु आपको वहां से निकाल लाएगा। 7.5 के नेगेटिव इंपैक्ट आपको हैं, उसका करियर में आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आएगा, लाभ संबंधित कार्य आपके बाधित होंगे, हेल्थ इश्यू आपको रह सकती है, मानसिक चिंता रह सकती है। उसके निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप। और आपका नक्षत्र क्या इस पर भी निर्भर करेगा, उसकी जानकारी तो आपको हमारे चैनल पे आना पड़ेगा राशिफल देखने के लिए। और अगर आपका लग्न क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपका कारक ग्रह शनि है, मेष राशि तो है आपकी, अगर आपका कारक ग्रह शनि तो आपको 7.5 इतना दिक्कत नहीं देगी। तो कारक ग्रह कैसे पता किए जाते हैं, तो उसके लिए आपका लग्न आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका लग्न वृषभ है, कन्या है, मकर है, तुला है, कुंभ है, तो आपका शनि कारक ग्रह हुआ तो मेष राशि वालों को इतनी दिक्कत नहीं है, और बाकी ग्रहों के लग्न होंगे तो इश्यू होगा। तो कारक ग्रह आपको पता होना चाहिए। तो 7.5 किसके लिए ज्यादा खराब है, जो मैंने अभी लग्न बताए, इनके अलावा जिनका लग्न होगा उनको ज्यादा दिक्कत देगी। अब 2027 में आते हैं, तो 2027 में जो गुरु है वो रहेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि में। जब जब वो सिंह राशि में रहेगा, सिंह राशि में जनवरी में है वो, उसके बाद में सिंह राशि में वो जुलाई में आ जाएगा, जुलाई से लेकर के लगभग वो अक्टूबर महीने तक रहेगा। वहां सिंह 2027 की बात कर रहा हूं, तब गुरु इनको बेस्ट फल देगा क्योंकि वो सिंह राशि में है। लेकिन राहु तब चला जाएगा 10th हाउस में, तो राहु की तरफ से तो ठीक है, 10th हाउस का राहु भी नेगेटिव फल नहीं देता है। तो 2027 जो है अपेक्षाकृत मेष राशि वालों के लिए और ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उनको लॉन्ग टाइम तक अच्छे फल देगा। कब, एक तो जनवरी में, एक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, ये महीने उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे। फिर वहां से जो है वो कन्या राशि में जाएगा। अब 2028 में जब आते हैं तो 2028 में राहु आ जाता है धनु में जून के महीने में, और 2027 में जो है शनि जो है कुछ दिन के लिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए शनि भी जो है मध्य 7.5 में आएगा। तो मध्य 7.5 में आएगा तो उसके इंपैक्ट, शनि के इंपैक्ट कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी वाले रहेंगे। लेकिन जो परमानेंट 7.5 का मध्य चरण है मेष राशि वालों को, वो 2028 के फरवरी में शुरू हो जाएगा। मतलब 2028 में आप मध्य 7.5 में रहेंगे, मतलब आपकी खुद की राशि में शनिदेव आ जाएंगे। और आपका जो राहु है वो ट्रांजिट करेगा शुरू के 6 महीने 10th में, लास्ट के 6 महीने जो है 9th हाउस में। तो वो दोनों तरफ से दिक्कत मामूली सी देगा, ज्यादा नहीं। लेकिन बृहस्पति यहां पर जो है वो कन्या और तुला राशि में ट्रांजिट करेगा, तो वो कन्या राशि में आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, तुला राशि में ज्यादा अच्छा है। तो आपके लिए 2028 का उत्तरार्ध, मतलब लास्ट के 6 महीने जो हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर हम तीनों सालों की सार की बात कर लें तो आपके लिए जब गुरु सिंह में होगा और गुरु तुला में होगा तो वो सबसे मिरेकल टाइम है, जो मैंने अभी यहाँ बता दिया था। उस समय आपको जो महत्वपूर्ण काम करने हैं, करियर वाले, विवाह से संबंधित, वो सारे काम आप कर लेना और शनि के उपाय करते रहना। यही आने वाले 3 वर्षों तक मेष राशि का सार कहा जा सकता है। जी सर। अब सर अगली राशि वृषभ, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो ये 2026 तो बड़ा गजब का है, क्योंकि एक तो गुरु जो है मई महीने तक अभी 2026 में उनके 2nd हाउस में चल रहा है और बहुत ही मिरेकल रिजल्ट दे रहा है। 2nd हाउस का गुरु देता है धन, और शनि तो मैं क्या कहूँ, गजब के फल दे रहा है। तो 2026 में ऑल ओवर वृषभ राशि वालों का टाइम बहुत ही अच्छा है।
लेकिन जून महीने में बृहस्पति तीसरे घर में चला जाएगा, वहां से दिक्कत परेशानियां शुरू होगी, क्योंकि जब गुरु कर्क और सिंह में जाएगा तो इतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। फिर 2 साल तक का इंतजार करना है जब गुरु कन्या राशि में जाएगा, और गुरु कन्या राशि में 2026 में तो जाना नहीं है, और 2027 के भी लास्ट के 2 मंथ में जाना है। तो गुरु के उपाय आपको वृषभ राशि वालों को मुख्य रूप से करने हैं जून 2026 के बाद। और गुरु क्या दिक्कत देता है आपको? हेल्थ संबंधी समस्या दे सकता है, आपके लाभ संबंधित कार्य बाधित कर सकता है। तो ये 2 उपाय वृषभ राशि वालों को जरूर करने हैं जून 2027 से लेकर के और 2028 में अक्टूबर के बीच में, और 2027 में अक्टूबर के बीच में। फिर 2028 आएगा तो उस दौरान जब बृहस्पति जो है गुरु है कन्या राशि में आएगा, तो उनका बहुत शानदार और पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 2028 के शुरुआत के 6 जो मंथ हैं उनके लिए काफी बेटर कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति जो है ना लुका छुपी का खेल खेल रहा है, लेकिन यहाँ पर शनि जो उनका सबसे फेवरेबल ग्रह होता है वो भी यहाँ पर जो है 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। कब? जून 2027 में। कुछ दिन के लिए उनको 7.5 स्टार्ट हो रही है, लेकिन अक्टूबर में शनि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो ये 7.5 जो परमानेंटली स्टार्ट हो रही है 2028 से। तो सार की अगर मैं बात बताऊं, क्योंकि आंकड़ों में ज्यादा नहीं उलझाना चाहता हूं, तो वृषभ राशि वालों के लिए 2026 बड़ा गजब का स्टार्टिंग में, बाद में थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही जो है 2027 का साल आएगा ये उनके लिए ठीक रहेगा, उतना बेटर नहीं, लेकिन 28 का साल ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो उनको पहला झटका तो फरवरी 2028 में शनि 7.5 दे रहा है, यहाँ से 7.5 स्टार्ट होगी, अगले 7.5 साल बड़े दिक्कत हैं वृषभ राशि वालों के लिए। और उसके बाद में फिर जो लास्ट के 6 मंथ में राहु भी अष्टम भाव में आ जाएगा, जब वो धनु राशि में आएगा, केतु धन भाव में जाएगा। तो सबसे टिपिकल टाइम अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई वृषभ राशि वालों के लिए 3 साल की प्लानिंग का, तो बेस्ट 2026 के स्टार्टिंग 6 मंथ और सबसे नेगेटिव 2028 के लास्ट के 6 मंथ कह सकते हैं, यानी शुरू और आखिर। बिल्कुल जी सर, हम आते हैं अपनी तीसरी राशि मिथुन राशि के ऊपर। देखिए, मिथुन राशि वाले जो हैं वो 2026 के तो छुपे रुस्तम हैं, क्योंकि उनको मैक्सिमम प्लैनेट्स जो है वो ठीक ठाक फल दे रहे हैं। बृहस्पति अपनी उनकी राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस पूरे साल 2026 में गुरु मिथुन और कर्क में ट्रांजिट करेंगे, तो 10 महीने उनके लिए बड़े गजब के हैं 2026 में। शनि की बात करें तो उनके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं और बाद में वो आ जाएंगे उनके 11th हाउस में। तो मिथुन राशि वालों को तो मैं कहूंगा कि ये 3 साल सबसे शानदार अगर किसी राशि के हैं तो वो मिथुन राशि वालों के हैं, गोल्डन ईयर्स। बिल्कुल। अब उनका खेल यहाँ कौन बिगाड़ रहा है? तो उनका खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर राहु है जो है बिगाड़ रहा है। कब से? राहु केतु 2 एकमात्र ग्रह हैं जो अष्टम भाव से ट्रांजिट करेंगे। कब से? दिसंबर 2026 में राहु 5 दिसंबर को जो है उनके अष्टम भाव में आ जाएगा, और अक्टूबर और फिर 1.5 साल के लिए यानी कि 2028 में जो है वो राहु रहने वाला है जून महीने तक अष्टम भाव में। तो आपका जो मिथुन राशि वाले लोग हैं ना, उनका खेल एक ही ग्रह बिगाड़ रहा है यहाँ पर, राहु। कोई बात नहीं, राहु को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, राहु इतना हानि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उधर शनि बहुत पॉजिटिव है आपका। शनि आपका जब तक मीन राशि में है तो 10th हाउस से ट्रांजिट करके आपको अच्छा फल देगा, और जब वो मेष राशि में आएगा, परमानेंटली आएगा वो फरवरी 2028 में, तो आपका 11th हाउस में जाके मिरेकल फल देगा। तो यहां पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए ऑल ओवर आप बताओ कि सबसे शानदार टाइम कब है, तो 2028 के लास्ट के 6 मंथ जो होंगे वो बहुत शानदार है, और 2026 तो ऑलमोस्ट पूरा ही मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही गजब का रहने वाला है। जी सर। अब सर कर्क राशि वालों के लिए भी थोड़ा कुछ प्रकाश डाली, कैसा रहेगा? बिल्कुल, देखो कर्क राशि वाले जो लोग हैं ना, बड़े पिछले दिनों बड़े दुखी थे, परेशान थे। 2025 में कई ग्रह उनको बड़ा परेशान कर रहे थे। अब ये साल आया है तो उनको राहत 2026 में बृहस्पति जब कर्क राशि में आएंगे वहां से शुरू हो जाएगी, और आने वाले जो 3 साल हैं उनमें बृहस्पति जो है वो मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या इन राशियों में रहने वाले हैं, तुला में भी रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें जो सबसे बेस्ट उनको फल मिल रहा है बृहस्पति का, वो मिल रहा है मिथुन में नॉर्मल है, लेकिन कर्क में सबसे बेस्ट है। तो कर्क राशि में बृहस्पति का जो टाइम है मोस्टली, बीच में सिंह राशि में बृहस्पति आएगा, लेकिन मोस्टली जो टाइम है 2 जून 2026 से लेकर के और 26 जून 2027 तक बृहस्पति कर्क में रहेगा। हालांकि इस दौरान बीच में 2-2.5 महीने वो सिंह में आएगा, बट ये एक समय है, ये समय लिख लें कर्क राशि वाले कि ये समय जो है उनके लिए अच्छा है। फिर जब सिंह राशि में जब वो बृहस्पति जाएगा तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो मैंने आपको टाइम बताया ये बड़ा मिरेकल वाला है उनके लिए। उसके बाद उससे जो अगला साल है उसमें भी समय बहुत शानदार है। तो कर्क राशि वालों ने जितने दुख पाने थे पा लिए, अब कोई टेंशन नहीं है।
शनि की बात करें तो शनिदेव जो हैं उनका अभी वर्तमान में उनके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं जब मीन में। और वो जब मेष में आ जाएंगे तो 10th में आ जाएंगे। तो शनिदेव कहते हैं नॉर्मल है, ना मैं दुख दूंगा ना सुख दूंगा। और आगे बात करते हैं राहु की, तो राहु ने 2026 का गणित तो बिगाड़ रखा है, लेकिन लिख के ले लीजिए आगामी 3 साल में 2027 और 2028 इन 2 साल का अगर कोई राजा होगा, मतलब किसका राज चलेगा, तो वो कर्क राशि वाले लोग होंगे। बड़े गजब के फल मिलने वाले हैं। तो मैं कर्क राशि वालों को कहूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग अगर आप कोई कर रहे हो तो आप जो है कोशिश करना कि वो 2027 या 28 में करो, जब राहु आपके तीसरे, अभी चौथे घर में, तीसरे घर में आ जाएगा ना, तो मान करके चले कि मतलब ये उनका मान अष्टम भाव में राहु है, सप्तम भाव में आ जाएगा तो ठीक है। और जब ये राहु 6 हाउस में आएगा तब और ज्यादा अच्छे फल देगा। तो कुल मिलाकर के जो राहु की गणित कहती है कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बस 2026 की दिक्कत है, बाकी सब बेस्ट ही बेस्ट है। और सर इसके बाद जो सबसे स्ट्रांग राशि मानी जाती है सिंह राशि। नहीं देखिए, स्ट्रांग आपने बात बोली है, सारी 12 की 12 राशियां स्ट्रांग होती है जी। आजकल क्या पॉडकास्ट में चलता है कि सबसे स्ट्रांग राशि कौन, तो ऐसे लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बात कहते हैं, ऐसा नहीं है। 12 की 12 राशियां स्ट्रांग होती है, 9 के 9 नंबर स्ट्रांग होते हैं, सब कहने की बातें होती है। आप दुनिया में उठा के देख लीजिए, जितने भी बड़े लोग हैं कोई परमानेंट एक ठेका नहीं है। आजकल तो न्यूमरोलॉजी वाले कहते हैं 5 नंबर सब कुछ होता है। अब जरूरी नहीं है, आज मोदी जी का 5 नंबर है क्या, या भारत में जितने बड़े उद्योगपति कितने लोगों का 5 नंबर है, ऐसा नहीं है। सब नंबर, सब राशियां स्ट्रांग है। डिपेंड करता है किन परिस्थितियां, उनके साथ जो परिस्थितियां हैं, बाकी ग्रहों से अटैचमेंट है वो कैसा है। तो सिंह राशि वाला जो है वो सिंह क्या लॉइन होता है, लॉइन जंगल का किंग होता है, तो लोगों ने इसे कह दिया सबसे स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे पूछो कि 2025 में सबसे ज्यादा बैंड किस राशि की बजी है, तो मैं कहूंगा कि सिंह राशि वालों की थी, क्योंकि इनके अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो गए थे 2025 में और बड़ी दिक्कत और परेशानी दे रहे थे। इसलिए ये नहीं कह सकते स्ट्रांग या कम। लेकिन अब आने वाला समय देखते हैं, 2026 में इनके लिए बृहस्पति जो है मिथुन राशि में तब तक बहुत अच्छा फल दे रहा है, लेकिन 2 जून 2026 से बृहस्पति कर्क में आएगा और वो पूरे 1 साल कर्क में रहेगा, बीच के 2 महीने छोड़ देते हैं। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, खर्चे ज्यादा होंगे, विद्यार्थियों को भी परेशानी होगी, टेंशन रहेंगी, भाग्य उतना प्रॉपर इनका काम नहीं कर पाएगा। तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का इनको जप करना चाहिए 2 जून 2026 से लेकर के 1 साल 26 जून 2027 तक। 2027 में इस दौरान हालांकि बृहस्पति 2-2.5 महीने सिंह में आएगा, बट ये एक समय ले लेते हैं हम। फिर आता है बृहस्पति सिंह राशि में, तब भी नॉर्मल है, यानी कि उसके 1 साल तक वो खुद की राशि से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसका जो अगला 1 साल है लास्ट का, यानी कि 2027 से लेकर के 28 का, वो बड़ा गजब का है, क्योंकि कन्या राशि में जब बृहस्पति होंगे 2nd हाउस में, और 2nd हाउस में बृहस्पति आके देते हैं धन, भाग्य वृद्धि, संतान सुख, सारा मामला बहुत बढ़िया है। तो आप मुझे कहें, अगर आप कहें सबसे बेस्ट टाइम, तो मैं कहूंगा 2027 जुलाई से लेके 2028 में जुलाई का समय इनके लिए ज्यादा बेस्ट कह सकते हैं, उसके आगे भी समय ठीक है इनके लिए। अब बात करते हैं, ये तो गुरु की बात की हमने, अब बात करते हैं शनि की। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का ढैया चल रहा है, मतलब ये मान के चलो कि शनि का अष्टम भाव से ट्रांजिट बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। ये रहने वाला है उनको जून 2027 तक, उनको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अक्टूबर में शनिदेव फिर से जो है ढैया चालू कर देंगे, परमानेंटली ढैया रिमूव होगा उनकी राशि से जाकर के फरवरी 2028 में, यानी कि उनको एक परमानेंट राहत जो मिलने वाली है। अगर आप मुझे पूछें कि तीनों साल अगर देखें कि सबसे बेस्ट साल कौन सा है, 2026, 2027, 2028, तो मैं कहूंगा कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई समय है तो वो 2028 का साल है। ढैया खत्म हो जाएगी, शनिदेव जो है 9th हाउस में चले जाएंगे, राहु पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि राहु जो है वो जब धनु राशि में आएगा या मकर में आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, 2028 के लास्ट में वो धनु में जाएगा। तो कहने का मतलब मकर में आना मिरेकल है, राहु मकर में और केतु 12वें घर में होगा ना, ये समय उनके लिए बेस्ट है। तो कुल मिलाकर के उनके लिए 2028 का साल सबसे गजब का, 2027 में कुछ मिक्स टाइम और 2028 शानदार है पूरा। जी, तो सर यही होता है एक काबिल ज्योतिषाचार्य जो राशि के साथ साथ, राशिफल के साथ साथ ये भी बताता है कि सिर्फ एक राशि नहीं, हर राशि का अपना अलग प्रभाव है, अपना अलग उसका मायने है। तो सर अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि।
जी देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अभी जो सिचुएशंस बन रही हैं कि ये साल उनका ठीक ठाक है। शनिदेव जो उनकी राशि के एक इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं, सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो अच्छा बुरा दोनों माने जाते हैं। जब शनिदेव मार्गी होते हैं तो उनको इतना अच्छा फल नहीं देते, वक्री होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो 2026 में शुरुआत में इतना बढ़िया फल नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट में जाके बेटर हो जाएंगे। तो जब जब शनिदेव वक्री होंगे, नॉर्मली वक्री होने का टाइम उनका इन दिनों जो चल रहा है वो लगभग यही है कि अभी जुलाई में वक्री होंगे, दिसंबर तक रहेंगे, अगले साल भी लगभग यही टाइम रहने वाला है। तो शनिदेव का वक्री होना उनके लिए बहुत अच्छा है। पर दिक्कत क्या है कि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो शनिदेव जब 2028 में चले जाएंगे अगली राशि में यानी मेष में, तो उनको शुरू हो जाएगा ढैया। ये ढैया उनको जो है 2027 में जून से अक्टूबर रहेगा और 2028 में पूरा साल ही है, फरवरी के बाद, 24 फरवरी के बाद में। तो ये अच्छा नहीं है। तो आने वाले 3 सालों में अगर कन्या राशि वालों की कोई गणित बिगाड़ रहा है तो शनि, तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें, भैरव जी की, हनुमान जी की पूजा करें। राहु आपका खेल बना रहा है। राहु जो है 2026 में आपका मिरेकल चमत्कार वाला है, 2027 भी आपका ठीक है, 2028 में जब जून तक तो ठीक है, लेकिन जब लास्ट के 6 मंथ है ना 2028 के, वहां सबसे इनकी बैंड बजने वाली है। अगर आप मुझे पूछो कन्या राशि वालों का सबसे वर्स्ट टाइम कौन सा है आने वाले 3 सालों में, तो मैं कहूंगा 2028 का जून से दिसंबर। ये टाइम कन्या राशि वालों का इतना खराब है कि राहु भी नेगेटिव होगा और इधर से जो है वो उनका शनि भी नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ गुरु यहाँ पे कई जगह उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे गुरु वर्तमान में चल रहे हैं वो मिथुन राशि में, तो उनके 10th हाउस में। अब वो कर्क राशि में जब तक रहेंगे, मोस्टली जो कर्क राशि का टाइम है 2 जून 2026 से 26 जून 2027, ये उनका बहुत बढ़िया टाइम है। ये टाइम उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, बहुत ही बेस्ट है। ये टाइम उनका अच्छा है। मतलब आप पूछो तो 2026 और 27 ठीक है, 28 जो है ना वो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु जब सिंह राशि में जाएंगे तो आपको उतना बेटर फल नहीं दे पाएंगे। और गुरु का सिंह राशि का टाइम क्या रहेगा, जुलाई 2027 से लेके जुलाई 2028, ये टाइम उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उस समय उनको ज्यादा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। गुरु 12वें घर में खर्चे कराएगा और इधर से जो है शनि 12वें घर में आके बैंड बजाएगा, और राहु भी कितना बचा लेगा। मतलब कुल मिला के उनको ये उस समय जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कोशिश करने हैं कि 2026 में या फिर 2027 में जून से पहले वो ले लें। सर, अगली जो 6 राशियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तुला राशि के बारे में देखिए, तुला राशि का 2026 तो गजब का है, क्योंकि ये साल का तो उनको हम मानते हैं राजा ही, क्योंकि उन्हीं का राज चल रहा है। कारण क्या है कि शनि उनके 6th हाउस से ट्रांजिट करके बड़े ही शानदार पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। राहु जो है वो भी पंचम भाव में तो ठीक है, लेकिन उनकी गणित 2027 में एंटर करते ही बिगड़ रही है, क्योंकि राहु 4थे घर में आ जाएगा उनको, और वहां समय इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2027 में राहु जो है जैसे ही पंचम से 4थे भाव में आएगा उनकी गणित बिगाड़ देगा। एक तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 2026 में सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लो। शनि की तरफ से अगर हम बात करें तो शनिदेव जब तक मीन राशि में है उनको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 2027 में अक्टूबर से लेकर जून से अक्टूबर तक वो जाएंगे जब मेष में, तो दिक्कत देंगे, सप्तम भाव में जाएंगे। हालांकि सप्तम भाव में शनि इतना नेगेटिव नहीं होता है, और 2028 में तो वो कुछ दिन रहने के बाद चले जाएंगे आपके परमानेंटली वापस मेष राशि में। तो कुल मिला के तुला राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है 2026। बाद में गणित बिगड़ रही है, लेकिन एक ग्रह उनको प्रोटेक्ट करता है, बृहस्पति। गुरु जो है जब तक मिथुन राशि में बेस्ट है, मिथुन राशि में वो जून इसी 2026 में मई तक है, फिर 2 जून 2026 से लेकर के 1 साल तक उनके 10th हाउस में जो है वो रहेगा जुपिटर। बीच में हालांकि सिंह राशि में आएगा जाएगा तो नॉर्मल है, बट जब वो सिंह राशि में जब रहेगा ना, सिंह राशि का गुरु इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। आगामी ईयर्स में अगर सबसे अच्छा फल कोई दे रहा है, खास करके जून 2027 से लेकर के और 2028 जून तक, जुलाई महीने तक भी गुरु सबसे मिरेकल इनको रिजल्ट देने वाला सिंह राशि में जब रहेगा। सिंह राशि में जब जब गुरु आएगा तो यूं मान के चलो कि तुला राशि वालों को बहुत अच्छे फल देगा। फिर भी 3 साल का सार अगर मैं बताऊं तो तुला राशि वालों के लिए समय सबसे बेस्ट अगर है तो वो कहा जा सकता है 2026। तो सुधाकर जी, हमें थोड़ा वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा बताइए, किस प्रकार रहेंगे उनके आगामी 3 वर्ष। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों ने 2025 में सबसे ज्यादा दुख पाया है, लेकिन जितना आपने दुख 2025 में पाया है, 2026 में मई महीने के बाद आगामी 3 साल सबसे बेस्ट अगर होने वाले हैं तो वो वृश्चिक राशि वालों के लिए होने वाले हैं। कैसे कि बृहस्पति आपके अभी अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। वो 2 जून 2026 को जैसे ही 9th हाउस में जाएंगे
तो अगले 3 वर्षों तक आपको उनका अच्छा ही फल मिलना है। एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपके साथ है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति मिरेकल है। दूसरा, उनका शनि का कंटक चल रहा है, वो 2027 में जून में खत्म होगा, कुछ समय के लिए वापस आएगा, लेकिन परमानेंटली जो है वो फरवरी 2028 में शनिदेव पॉजिटिव हो जाएंगे। और राहु 2026 के 5 दिसंबर के बाद मिरेकल रिजल्ट दे रहे हैं उनको तीसरे घर में आके। तो अगर अगले आगामी 3 वर्ष का सबसे बेस्ट टाइम कहें तो उनमें एक वृश्चिक राशि भी है जो सबसे अपना अच्छा फल मिलने वाला है। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 की अपेक्षा 27 और 28 ज़्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखें ताकि वो आगामी वर्ष के अंदर उन फलों को प्राप्त कर पाए। बिल्कुल 100% वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है जी सर, धनु राशि के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी शनि का कंटक चल रहा है, चौथे घर में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये कंटक जो उनको दिक्कत दे रहा है ये आगे ढैया उनको चल रहा है और आगे जाके कंटक आ जाएगा। धनु राशि वालों के लिए शनि का चैलेंज अभी कंटिन्यू है, क्योंकि शनि लगातार उनको पूरे 3 साल ही नेगेटिव फल देगा। तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप और हनुमान जी की पूजा आप करें। गुरु की बात करें तो गुरु उनके लिए जो है वो 1.5 साल तक अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं सार रूप में आपको बात बता दूं तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए 1.5 साल अच्छा नहीं है। मतलब इन 3 सालों में 2027 में जुलाई के बाद आपका समय बेटर अच्छा स्टार्ट होगा। यहाँ पर लेकिन राहु आपको प्रोटेक्ट करता है, तीसरे घर में अभी ट्रांजिट कर रहा है, राहु का प्रोटेक्शन आपको बचाता है, और इन पूरे समय के दौरान राहु आपको लगभग पॉजिटिव ही फल देगा। लेकिन शनि जो है वो गणित बिगाड़ रहा है, तो शनि का उपाय कर लें। यानी 1.5 साल आपके दिक्कत वाले हैं, और 1.5 साल यानी कि 2027 में जुलाई के बाद समय आपका ज्यादा बेस्ट कहा जा सकता है। जी, मेरे ख्याल से यही जो है लाभ होता है एक ज्योतिषाचार्य से राय लेने का कि कब सतर्क रहना चाहिए और कब अपना 4th गियर पे डाल के गाड़ी को आगे बढ़ लेना चाहिए। ये आपको इससे क्लियर हो जाएगा इससे। जी सर, हम हमारी जो अंतिम 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन, तो उनके बारे में भी प्रकाश डालिए कि किस प्रकार रहेंगे उनके आगामी 3 वर्ष। देखिए, मकर जो राशि है, मकर राशि वालों का 2026 तो बड़ा गजब का है, क्योंकि शनिदेव उनको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। उनका मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनिदेव का ये अच्छा फल रहेगा जून 27 तक, फिर शनि का ढैया स्टार्ट होगा। अक्टूबर 2027 में फिर से शनिदेव पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन परमानेंटली शनिदेव का ढैया स्टार्ट होगा फरवरी 2028 में। तो मकर वालों के लिए 2026 और 27 बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो है राहु आपके 2027 के जनवरी में आपकी राशि में आ जाएगा, फिर वो आपके जो है 12वें घर में चले जाएंगे जून 2028 में। तो मैं 3 साल का कंपेयर करता हूँ, मकर वालों के लिए 2026 बेस्ट है, 2027 मीडियम है, और 2028 टेंशन वाला रहेगा। 2028 में टेंशन होने का रीजन क्या है कि एक तो शनिदेव का ढैया, राहु का 12वें घर में जाना जून 2028 के बाद में, ये डबल दिक्कत उनको हो सकती है। लेकिन 2000 जो ये साल है 26 का, इसके वो मतलब बेस्ट फल वाले जो हकदार हैं, और इसमें भी जो बेस्ट फल का टाइम है उनके लिए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, ये 5 महीने उनके लिए मिरेकल रिजल्ट वाले हैं। जो करना है इस दौरान कर देना, आगे का वक्त मत देखना, आग बंद करके कर लो, सब अच्छा होगा। और सर, जो अंतिम 2 राशियां हैं उनमें कुंभ के बारे में क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों को? देखो, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक तो 7.5 चल रही है, 7.5 उनको परमानेंटली खत्म होगी फरवरी 28 में। चूंकि 7.5 का उतरता हुआ चरण है, शनि इनकी खुद की राशि का स्वामी है, तो शनिदेव की तरफ से तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरा कि इनमें गुरु इनको आंख मिचोली देखने करने वाला इनके साथ में आने वाले 3 सालों में, वो मैं समझाता हूं कैसे। राहु जो है वो भी दिक्कत देगा। राहु जो है वो जनवरी मतलब 5 दिसंबर 2026 को इनके 12वें घर में जाके दिक्कत देगा, टेंशन देगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मैं कहूंगा इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है 2028 के लास्ट के 6 मंथ। उस समय इनका शनि पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा होगा। उस समय इनका गुरु भी पॉजिटिव होगा, और उस दौरान जो है इनका राहु है वो भी बहुत अच्छे फल दे रहा होगा, क्योंकि राहु तब जाके इनको बेटर फल दे पाएगा। बाकी जो इनके 2.5 साल है वो मिक्स है, मिक्स मतलब अच्छा भी है, बुरा भी है, और इनको जो है मिले जुले फलों की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। कैसे हो रही है कि जैसे राहु जो है वर्तमान में इन्हीं की राशि में 2026 में है, तो कंफ्यूज रखेगा, टेंशन में रखेगा, डिसीजन नहीं लेने देगा। जब वो 12वें घर में जाएगा 2026 के जनवरी में, और 2028 के जून महीने तक वहां रहेगा, तो ये 1.5 साल टेंशन और बढ़ा देगा।
काम नहीं होने देगा प्रॉपर, तो ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करें और भैरव जी की साधना उपासना करें तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले जी। हैं। इसके बाद में शनि की बात करें तो शनि के मिरेकल रिजल्ट जो मिल रहे हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को, वो मिल रहे हैं 2027 में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और फिर 2028 तो लगभग पूरा ही मान लो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। गुरु का बेस्ट रिजल्ट कब मिलेगा? जब गुरु उनका जो है कर्क राशि में रहेगा तो दिक्कत देगा, सिंह में आएगा तो उनको बहुत अच्छे फल देगा। तो मिथुन में और सिंह में, इन दो राशियों में अगर बृहस्पति है, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग मंथ हम मान सकते हैं। उसके बाद में 2 जून 2026 से लेकर के 26 जून 2027 तक गुरु नेगेटिव है क्योंकि कर्क में, लेकिन जब वो 2027 में जुलाई महीने से जुलाई 2028 तक बड़े ही गजब और शानदार फल वो देने वाला है गुरु। तो आर्थिक स्थिति उस दौरान अच्छी रखेगा। तो ऐसे कुंभ राशि वालों का फल जो है मिला जुला इन 2.5 साल में उनको मिलेगा। जी सर। अब सर हम अंतिम राशि पे आते हैं, मीन राशि के ऊपर। तो मीन राशि वालों के लिए बताइए किस प्रकार से उनको ये आगामी 3 वर्ष जो है प्लानिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से सोचना चाहिए और क्या कदम लेने चाहिए? देखिए, मीन राशि वालों के लिए जब पिछले साल 2025 में उनकी खुद की राशि में बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हुए तो तांडव मचा दिया था, मतलब भयंकर वाली स्थिति थी। 2026 भी उनके लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि शनि का 7.5 उनकी खुद की राशि में शनि देव हैं, 7.5 जो आज चल रही है तो दिक्कत या परेशानी उनको दे रहे हैं। उसके बाद में जो है शनि देव का अंतिम जो है 7.5 का चरण स्टार्ट हो जाएगा, तो इन तीनों साल 7.5 में है, वो एक माइनस पॉइंट है। लेकिन जो राहु जो उनका नेगेटिव चल रहा है अभी, राहु उनके 12वें घर में है, वो केवल 2026 में है। तो 2026 तो मैं कहूँगा मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो वो है जून महीने के बाद में। अच्छा और शानदार फल जो उनको मिलेगा वो मिलेगा 2027 से। 2027 का पूरा साल उनका गजब का है क्योंकि 2027 में एक तो राहु जो है वो काफी हद तक उनका 11th हाउस में जाके पॉजिटिव फल देगा, और 2027 और 28 दोनों साल राहु बड़े मिरेकल रिजल्ट उनको दे रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है, तो वो आपकी आधी टेंशन खत्म कर रहा है। इसी दौरान यहाँ पर जो है शनि का रिजल्ट अच्छा नहीं है। गुरु की हम बात करें तो गुरु जो है वर्तमान में मिथुन राशि में अच्छा नहीं है, लेकिन वो कर्क में जब जाएगा 2 जून 2026 से लेकर के पूरा 1 साल बड़ा गजब का है, शानदार है, पॉजिटिव है। और उसके बाद में जो है वो जब सिंह में जाएगा तो इतने अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन जब वो कन्या राशि में जाएगा, कन्या राशि में जाएगा वो जुलाई 2028 के आसपास में, तो लास्ट के जो 6 मंथ में गुरु इनको वापस से पॉजिटिव फल देगा। तो अगर मैं सार रूप में बताऊं तो मीन राशि वालों के लिए 2026 अच्छा नहीं है, 27 अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा है, और 2028 ज्यादा बेटर कह सकते हैं, खास करके लास्ट के 6 मंथ जब उनको गुरु बड़े ही मिरेकल रिजल्ट दे रहा होगा, राहु के भी वहां रिजल्ट ठीक ठाक होंगे, और जो उनको बाकी ग्रह हैं वो भी उस समय अच्छा सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन 26 में बच के रहना, और खास करके स्टार्टिंग के 6 मंथ आपके लिए ज्यादा दिक्कत वाले रह सकते हैं। जी सर। तो सुधाकर जी, जिस प्रकार से आपने हमारे 12 राशियों के बारे में बताया कि 3 वर्ष, आगामी 3 वर्ष किस प्रकार से उनको सोच समझ के चलना चाहिए, कब उन्हें डिसीजंस लेने चाहिए, किस प्रकार के डिसीजंस लेने चाहिए, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपने पॉडकास्ट चैनल पे हमें बुलाया। जी सर, कोटि कोटि धन्यवाद।